के ज्योतिष संवाद कार्यक्रम में आप सबका फिर से स्वागत है और अनिल जैन का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आने वाले सप्ताह में भगवान महावीर जयंती या भगवान महावीर जन्म कल्याणक, जो कि एक धार्मिक पर्व है, जैन संप्रदाय में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। यह जैन धर्म का सबसे मुख्य धार्मिक पर्व है। यह पर्व हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र माह में शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है। भगवान महावीर जैन पंथ के 24वें तीर्थंकर हैं। भगवान महावीर का जन्म ईसा पूर्व 599 में वैशाली गणतंत्र के क्षत्रिय कुंडलपुर में राजा सिद्धार्थ और त्रिशला के यहाँ हुआ था। इस वर्ष यह पर्व 14 अप्रैल को मनाया जाएगा और इस दिन त्रयोदशी तिथि, जो कि चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है, वो 14 अप्रैल को सुबह 4:53 से 15 अप्रैल सुबह 4:28 तक रहेगी। भगवान महावीर एक जन्म की साधना में ही महावीर नहीं बने। वो एक जन्म की साधना में ही मानव से महामानव के पद पर नहीं पहुंचे। अनेक जन्म मरण की परंपराओं से गुजरते हुए इस नए सार के भव में विकास की सही दिशा पकड़ी, सम्यक दर्शन को प्राप्त किया और उसके पश्चात 27वें भव में भगवान महावीर बने। 30 वर्ष की आयु में महावीर भगवान ने संसार से विरक्त होकर राज वैभव त्याग दिया और संन्यास धारण कर आत्म कल्याण के पथ पर निकल पड़े। 12 वर्ष की कठिन तपस्या तथा अनेक उपसर्गों के बाद उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। केवल ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भगवान ने देशना दी, जिसको उनके 11 गणधरों ने सूत्र रूप में पिरोया। भगवान महावीर ने समवसरण में 9 तत्वों की बात की, जो कि जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बद्ध, मोक्ष हैं। 6 द्रव्यों की बात की, संसार और मोक्ष के कारण बताए तथा उनके फल का प्रमाण, नय, निक्षेप आदि से विस्तार में वर्णन किया। उन्होंने 5 व्रतों सत्य, अहिंसा, अचौर्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य द्वारा मोक्ष का मार्ग बताया, जो कि जैन मुनि आजकल पूर्ण रूप से पालन करते हैं। इसीलिए उनके व्रत महाव्रत कहलाते हैं तथा जितने भी जो जैन धर्म के श्रावक श्राविकाएं हैं, वो आंशिक रूप से उनका पालन करते हैं, जिनको हम अणुव्रत कहते हैं। भगवान महावीर ने 10 धर्मों के बारे में भी लोगों को बताया और कहा कि हम सभी को इन 10 धर्मों का पालन करना चाहिए। ये 10 धर्म कौन कौन से हैं, आइए जरा देखते हैं उनको। सबसे पहले उन्होंने बात की उत्तम क्षमा। उत्तम क्षमा क्या है? कि क्रोध का प्रसंग उपस्थित होने पर भी प्रतिक्रिया न करना हम उत्तम क्षमा कहते हैं। आवेश का निमित्त सामने होने पर और प्रतिक्रिया करने का सामर्थ्य होते हुए भी भावों में मलिनता न आने देना तथा पूर्व के वैर विरोध का स्मरण करके सकारण या अकारण उत्तेजित नहीं होना उत्तम क्षमा है। दूसरा बताया उत्तम मार्दव। उत्तम मार्दव का मतलब होता है नम्रता रखना अथवा मान का त्याग करना। आत्मा में मान कषाई के अभाव में जो कोमलता या मृदुलता प्रकट होती है, उसे मार्दव कहा जाता है। तीसरा धर्म बताया उत्तम आर्जव। आर्जव अर्थात सरलता, कपट रहित होना या माया, दंभ, ठगी आदि का त्याग करना, यह आर्जव धर्म है। फिर कहा उत्तम शौच। शौच का मतलब होता है निर्लोभता, लोभ पर विजय प्राप्त करना व पौद्गलिक पदार्थों पर आसक्ति न रखना, उन्होंने कहा शौच धर्म है। 5वां धर्म की बात की उत्तम सत्य। हित मित प्रिय वचन बोलना, सत्य में मान, भाषा और काया तीनों की सरलता अपेक्षित होती है। फिर कहा छठा धर्म उत्तम संयम, मतलब मन, वचन और काया पर नियंत्रण रखना, अर्थात इनकी प्रवृत्ति में यत्न करना को कहा उत्तम संयम है। 7वां धर्म कहा उत्तम तप। 8 कर्म बताए जिनके बारे में हम लोग बात भी करेंगे कि 8 कर्मों को तपाकर
आत्म शुद्धि करना, उन्होंने कहा वो उत्तम तप है। उसके बाद जो उत्तम त्याग, जो कि 8वां धर्म उन्होंने बताया कि पात्र को ज्ञानादि सद्गुण प्रदान करना, मन के विकारों का त्याग करना, वचन से अशुभ अथवा अप्रीतकार शब्दों का त्याग, काया में भौतिक और अशुद्धि क्रियाओं का त्याग तथा उपकरणों का त्याग करना उत्तम त्याग कहलाता है। 9वां धर्म कहा उन्होंने उत्तम आकिंचन। उत्तम आकिंचन मतलब बाह्य और अभ्यंतर परिग्रह का त्याग करके आत्म भावों में रमण करना, उन्होंने कहा ये उत्तम आकिंचन धर्म है। और 10वां धर्म बताया उन्होंने उत्तम ब्रह्मचर्य। ब्रह्म का मतलब होता है आत्मा और चर मतलब उसमें विचरण करना। अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखेंगे तो ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है आत्मा में विचरण करना। लेकिन अगर हम व्यवहारिक दृष्टि की जब हम बात करते हैं तो ब्रह्मचर्य का मतलब होता है मन वचन काया से मैथुन का त्याग करना, उसको हम ब्रह्मचर्य धर्म कहते हैं। भगवान महावीर ने 8 गुणों के रोकने वाले 8 प्रकार के कर्मों के बारे में भी बताया। और ये जो 8 कर्म हैं, इसमें पहला जो कर्म है ज्ञानावर्णी कर्म है, जो कि ज्ञान गुण को रोकता है। दूसरा दर्शनावर्णी कर्म है, जो आत्मा के दर्शन गुण को रोकता है। तीसरा वेदनी कर्म है, जो हमारे अव्ययवाद सुख को रोकता है। चौथा मोहिनी कर्म कहा, जो सम्यक दर्शन और चम्रक चारित्र गुण को रोकता है। 5वां जो कर्म बताया उन्होंने आयुष कर्म बताया, जो आत्मा की अक्षय स्थिति को रोकता है। फिर नाम कर्म बताया, आत्मा के अरूपी गुण को रोकने वाला कर्म नाम कर्म है। गोत्र कर्म बताया, जो अगुरु लघु गुण को रोकता है, उसको हम गोत्र कर्म कहते हैं। और लास्ट में बताया अंतराय कर्म, अनंत वीर गुण को रोकना। इसमें 4 कर्म घाती बताए, 4 अघाती बताए। जो हमारे सीधे आत्मा से संबंध होता है उनको घाती कर्म कहते हैं, और जिनका हमारा शरीर से संबंध होता है उसको हम अघाती कर्म कहते हैं। उन्होंने कहा भगवान महावीर ने कि इन 8 कर्मों का क्षय करके हर व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि हम सभी उस स्तर पर पहुंच सकते हैं, सिद्ध गति प्राप्त कर सकते हैं। और जो हम कहते हैं कि जो सिद्ध गति को प्राप्त करके हम उस पद पर, मोक्ष के पद पर हम जा सकते हैं। उन्होंने 4 कषायों की भी बात की, और 4 कषाय थे क्रोध, मान, माया, लोभ। और जैसा हमने कहते हैं कि ज्योतिष में भी कहते हैं कि जो व्यक्ति इन 4 कषायों का त्याग कर ले, उसे सारे जो ग्रह हैं, जो अशुभ फल प्रदान करने वाले जो ग्रह हैं, वो अपने आप शांत हो जाते हैं। या जो हमारे शुभ फलदायक ग्रह भी हैं, उनकी शुभता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और हम ज्योतिष में भी बार बार कहते हैं कि क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है, इन सब का जिस दिन हम त्याग कर देंगे, हमारी लाइफ जो है बहुत अच्छी हो जाएगी। और हम जो हमारी जो क्षमता है या प्रोडक्टिविटी है या एफिशिएंसी है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और ये दुनिया जो है बहुत एक पृथ्वी कहेंगे हम, अच्छी जगह बन जाएगी हम सभी के रहने के लिए। और आजकल इसकी बहुत ज़रूरत भी है, जैसा कि हम देख रहे हैं कि पूरे विश्व में हाहाकार मचा हुआ है, अहिंसा का बोलबाला है, और सभी लोग जो भी क्रोध में, माया में, लोभ में विलप्त हैं बुरी तरह से। और सारी जो समस्याओं का जड़ है पूरे विश्व की, वो यही 4 चीज़ें हैं। और जिस दिन हम इन 4 चीज़ों का त्याग कर देंगे, और यही महावीर भगवान ने हमको 2600 साल पहले ये सब हमको उपदेश दिया, ये हम सबको बताया, जो आज की जो मुख्य समस्या का कारण है। और इसके अलावा भी भगवान महावीर ने बहुत सारे जो सिद्धांत हैं जैन धर्म के, यहाँ पर समय नहीं है कि हम उसमें विस्तार से चर्चा कर सकें, लेकिन जो बहुत अच्छे, जो अद्भुत सिद्धांत जिनको हम कहते हैं, अनेकांतवाद, स्वादवाद, अपरिग्रह, ऐसे अद्भुत सिद्धांतों से दुनिया को परिचय कराया, जो आज भी लोग मानते हैं। और वाकई में कहते हैं कि अगर ये सिद्धांतों को हम अच्छी तरह से समझ लेंगे तो हमारी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं बहुत हद तक अपने आप ही जो है वो सॉल्व हो जाएंगी। और इसके बाद 72 वर्ष की आयु में भगवान महावीर ने मोक्ष गति प्राप्त कर सिद्ध गति को प्राप्त किया। और दोस्तों, आने वाले सप्ताह में हम जो 14
अप्रैल को महावीर भगवान जयंती या महावीर जन कल्याणक हम मनाएंगे। और मैं आपको नारा संचार की तरफ से, अपनी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं महावीर जयंती की। आपको बहुत बहुत बधाई हो। आप बहुत ही जोर शोर से इस धार्मिक पर्व को मनाएं और आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें और आपका जीवन जो है वो सुख समृद्धि से भरपूर रहे। इसी कामना के साथ हम जो है कुछ प्रश्न हैं हमारे पास, उन प्रश्नों को भी लेते हैं और उनके बारे में थोड़ा सा बात भी करते हैं। एक प्रश्न है और उन्होंने जो है अपने बेटे और उसकी वाइफ का हॉरोस्कोप दिया है। बेटे का नाम रोहन है, जिसका कि जो डेट ऑफ बर्थ है वो 13 अक्टूबर 1984, 1755 और प्लेस ऑफ बर्थ रायबरेली है। और उसकी वाइफ का नाम रुचिका है, जिसका कि जो 8 अक्टूबर 1986 है, टाइम 13:45 है और जो प्लेस ऑफ बर्थ है वो मेरठ है। इनकी शादी हो चुकी है। उनके 3 या 4 प्रश्न हैं। पहले, अभी तक इनकी कोई संतान नहीं है, तो उन्होंने पूछा है कि क्या संतान कब होगी और उसकी क्या पॉसिबिलिटी है, क्या संभावना है। दूसरा कहा है कि आपस के जो संबंध हैं, जो म्यूचुअल हार्मोनी शायद नहीं हो पा रही है, वो कब तक ठीक होगी या आगे जो संबंध रहेंगे वो कैसे रहेंगे। तीसरा प्रश्न उन्होंने कहा है कि रोहन जी का कुछ फॉरेन असाइनमेंट की पॉसिबिलिटी कब बनती है, कब फॉरेन विदेश में जो असाइनमेंट मिलने की जो संभावना है कब बनती है। और एक चीज़ और कहा उन्होंने कि अगर कोई उपाय हैं जिससे कि इनकी लाइफ जो है थोड़ा सा ठीक हो जाए, तो उसके बारे में भी हमको बताया जाए। तो दोस्तों, हमने इनका हॉरोस्कोप बनाया। पहले हम रोहन जी के हॉरोस्कोप की बात करते हैं। इनका जो जन्म लग्न है वो मेष लग्न है और सेकंड हाउस में मून और राहु का प्लेसमेंट है। 6th हाउस में सन और मरकरी का प्लेसमेंट है। 7th हाउस में सैटर्न एंड वीनस का प्लेसमेंट है। 8th हाउस में केतु का प्लेसमेंट है। 9th हाउस में मार्स एंड जुपिटर का प्लेसमेंट है। और साथ में हमने इनके जो नवांश चार्ट और जो सप्तांश चार्ट होता है, नवांश चार्ट से हम वैवाहिक संबंधों के बारे में देखते हैं और सप्तांश चार्ट से हम संतान सुख के बारे में एनालाइज करते हैं। तो जहाँ तक हॉरोस्कोप का सवाल है, पहली चीज़ तो यह है कि मैं बताऊं, इनकी जो पहली दशा थी वो राहु की दशा चल रही थी, जो कि 20 अक्टूबर 21 तक रही। तो अभी जो है पिछले साल से ही, पिछले करीब 6 महीने से इनका पीरियड चेंज हुआ है, जो कि अब गुरु में गुरु की दशा, गुरु की महादशा में गुरु की अंतर्दशा इस समय इनकी लाइफ में चल रही है। तो अभी जो दशा चेंज होने से पहली चीज़ तो मैं ये बताऊं कि जो दशा है इस समय जो है बहुत अच्छी हो गई, क्योंकि गुरु का प्लेसमेंट इनका भाग्य स्थान में अपनी राशि में है, तो बहुत अच्छा प्लेसमेंट है। और गुरु की जैसी दशा शुरू होगी, थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि जो शुरू में जो फल मिलते हैं हमको वही मिलते हैं जो पिछली दशा में मिले हैं। तो जब करीब करीब 1 साल का पीरियड गुरु का ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद से जो असली जो गुरु के रिजल्ट आपको मिलने थे वो मिलना शुरू हो जाएंगे। और इनका जो मरकरी है वो उच्च का है, मून उच्च का है, जुपिटर अपनी राशि में है, शनि उच्च का है जो कि एक महापुरुष योग बना रहा है, जिसको कि हम सस महापुरुष योग कहते हैं, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ए वेरी हाई प्रोफेशनल स्टेटस इन द लाइफ एक्चुअली। और एक जो योग बन रहा है वो शुक्र की वजह से भी बन रहा है, और शुक्र जो है अपनी राशि में केंद्र स्थान में है, तो इसलिए उसको हम कहते हैं मालव्य महापुरुष योग। मालव्य महापुरुष योग का अर्थ होता है कि यू गेट ऑल मटेरियल कंफर्ट्स इन लाइफ। जो भी भौतिक सुख साधन है लाइफ में आपको सभी मिलते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो पोजीशन है जन्मपत्री में प्लैनेट की बहुत अच्छी है, बट जो जितने भी जो मेल हैं, मतलब मेल होते हैं जो उनका, तो वीनस जो है एक शादी का कारक है। और कहते हैं कि वीनस या जो भी कारक होता है शादी का,
अगर वो शादी के घर में प्लेस्ड होता है तो बहुत अच्छा उसका इफेक्ट शादी के मामले में नहीं माना गया। और फीमेल में जो शादी का कारक होता है वो गुरु या जुपिटर होता है, और मेल में शादी का कारक वीनस या शुक्र होता है। तो शुक्र का प्लेसमेंट शादी के स्थान में मेल के लिए, और जुपिटर का प्लेसमेंट शादी के लिए फीमेल में शादी के स्थान में अच्छा नहीं माना गया शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसीलिए जो एक तो दशा भी इनकी खराब चल रही थी, और दूसरा जो वीनस है विवाह स्थान में या 7th हाउस में उसका प्लेसमेंट अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ जो है शादी के मामलों में प्रॉब्लम बनी रहती है। दूसरा, अगर हम ये देखें कि जहाँ तक संतान का सवाल है, अभी जो कुछ प्लैनेट की पोजीशन, जैसे हम लोगों ने पहले भी बताया था कि चेंज हो रही है अप्रैल के महीने में। 12 अप्रैल को राहु केतु की पोजीशन चेंज हो रही है, 13 अप्रैल को जुपिटर की पोजीशन चेंज हो रही है, और 29 अप्रैल को शनि भी जो है वो मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश कर रहा है। तो इन जो ट्रांजिट होगा, जो गोचर होगा प्लैनेट्स का, बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए दो चीज़ों के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तो प्रोफेशन में नई अपॉर्चुनिटीज़ का प्राप्त होना, और दूसरा यह है कि संतान सुख के बारे में। जब जुपिटर जो है वो 13 अप्रैल को मीन राशि में जाएगा, तो ये इनके 4th हाउस को एस्पेक्ट करेगा, 6th हाउस को एस्पेक्ट करेगा, और 8th हाउस को एस्पेक्ट करेगा। उसके बाद मार्च 23 में जुपिटर जो है वो मेष राशि में जाएगा, जो कि इनका लग्न स्थान है, और उसके बाद ये जो संतान का भाव होता है 5th हाउस उसको एस्पेक्ट करेगा। तो इसका मतलब यह है कि जुपिटर का जो ट्रांजिट है वो अच्छा है, शनि का ट्रांजिट है बहुत अच्छा है, राहु केतु का भी जो ट्रांजिट है वो भी ठीक है, और इस समय जो दशा जो शुरू हो गई है वो भी बहुत अच्छी है। तो जहाँ तक संतान का सवाल है कि इसमें कोई मुझे ऐसा योग नहीं लगता कि विच इंडिकेट डिनायल ऑफ प्रोजेनी, कि संतान ना हो, ऐसा कोई योग नहीं है। डिले अवश्य है, लेकिन संतान ना होने की कोई ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। और जो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जो इंडिकेशन मिलता है कि जो अगला साल है मार्च 23 के बाद इनके संतान होने के बहुत प्रबल योग बनते हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले साल तक संतान इनकी जो है वो अवश्य ही हो जानी चाहिए। ऐसे ही अगर हम जो रुचिका जी का हॉरोस्कोप देखते हैं, तो उनका भी जो लग्न है वो मकर राशि है, कैप्रिकॉर्न है, जिसमें मंगल जो है उच्च का बैठा हुआ है। 2nd हाउस में जुपिटर है, गुरु है। 3rd हाउस में राहु का प्लेसमेंट है। 9th हाउस में सन और केतु का प्लेसमेंट है। 10th हाउस में मरकरी और वीनस का प्लेसमेंट है, और 11th हाउस में मून और सैटर्न का प्लेसमेंट है। तो अगर हम थोड़ा सा अगर ये जुपिटर की स्थिति को देखें, जैसे मैंने कहा कि जुपिटर जो है वो फीमेल में शादी का कारक होता है, तो जुपिटर यहाँ पर बहुत ज़्यादा अशुभ ग्रहों के से प्रभावित है, बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा एफ्लिक्टेड है, और जिसकी वजह से थोड़ा सा ये प्रॉब्लम भी होती है। जो मैरिज में जो हारमोनी होती है या जो रिलेशंस होते हैं बहुत अच्छे नहीं बन पाते जो है, क्योंकि जुपिटर जो है बहुत ज़्यादा एफ्लिक्टेड है। बट इनके हॉरोस्कोप में भी मंगल उच्च का है, जो कि एक महापुरुष योग बनाता है, जिसको कि हम रोचक महापुरुष योग कहते हैं। शुक्र अपनी राशि में 10th हाउस में प्लेस्ड है, वो भी एक महापुरुष योग, जिसको कि हम मालव्य महापुरुष योग कहते हैं, वो बनाता है। दूसरा, जो 9th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में है, या 9th एंड 10th हाउस के लॉर्ड का एसोसिएशन है, तो वो भी जो है एक प्रोफेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा एक योग बनाता है। इनके जो मेन जो प्रॉब्लम है, जैसे मैंने कहा कि जुपिटर जो है बहुत ज़्यादा एफ्लिक्टेड है, गुरु बहुत ज़्यादा एफ्लिक्टेड है। इसके अलावा जो मून है, मून और सैटर्न का कॉम्बिनेशन है, युति है। मून नीच का है, बट जैसा हम देख रहे हैं यहाँ पर कि मून नीच होते हुए भी
नीच भंग राजयोग बना रहा है, मतलब मून का जो डेबिलिटेशन है या नीच पना है वो कैंसिल हो जाता है उसमें जो है। बट मून और सैटर्न से एक विष योग बनता है जो एक व्यक्ति की नेचर को प्रभावित करता है, क्योंकि सैटर्न जो है वो प्रेशर डालता है और मून हमारा जो है माइंड है। इसकी वजह से जो व्यक्ति है नेटिव है मेंटल प्रेशर में हमेशा रहता है, जो भी जिसके कारण भी जो आपस के संबंध जो है वो खराब होते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि जहाँ तक इनका प्रश्न है उपाय के बारे में, एक तो गुरु के उपाय करने चाहिए, और गुरु का उपाय यही है कि हम बृहस्पति के दिन कोई भी पीली चीज़ का दान करें, जैसे कि चने की दाल है, कोई भी पीली चीज़ वस्तु हो उसका हम दान करेंगे ये अगर, तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा। और ख़ास तौर से चंद्रमा के लिए भगवान शिव की पूजा करना सोमवार के दिन भी बहुत अच्छा एक फलदायक होगा। और इनके भी जो हम D7 चार्ट है, D7 चार्ट हम संतान के सुख के लिए देखते हैं, तो जो कारण है संतान का देरी होने का वो यही है कि इनके जो लग्न है सप्ताह चार्ट में बहुत ज़्यादा एफ्लिक्टेड है, जिसकी वजह से संतान में देरी हो रही है। एनीवे मतलब ये जो दोनों के हॉरोस्कोप से जो इंडिकेशन मिलता है वो ये है कि नेक्स्ट ईयर संतान हो जानी चाहिए और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और दूसरा जो आपस में हार्मोनी का सवाल है, सामंजस्य का सवाल है, वो भी काफ़ी उसमें आप आने वाले कुछ महीनों के बाद संबंध काफ़ी ठीक होंगे, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जहाँ तक फॉरेन असाइनमेंट की बात की रुचिका इनके रोहन जी के बारे में जो है, तो अभी जैसे जुपिटर का जो ट्रांजिट है वो इनके 12th हाउस में अपनी राशि में हो रहा है। शनि का जो गोचर जो है वो 11th हाउस में है, जो कि 5th हाउस को देखता है। और 5th हाउस जो है हमारा प्रोफेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हाउस होता है, क्योंकि 5th हाउस 10th हाउस से 8th हाउस होता है। इसका मतलब ये प्रोफेशन की लॉन्गेविटी को इंडिकेट करता है, या हम कहें कि प्रोफेशन में नई अपॉर्चुनिटीज़ का हाउस है। तो इसीलिए जैसे ही शनि का गोचर होगा इनके 11वें घर में, गुरु का गोचर होगा इनके 12वें घर में, तो ये दोनों गोचर हैं, ये संभावनाएं बनाती हैं कि इनके जो फॉरेन असाइनमेंट की पॉसिबिलिटी है इस साल बहुत ज़्यादा है। और जो ज्योतिष के जो ग्रह हैं वो यही इंडिकेट करते हैं कि डेफिनेटली इनको जो है इस साल फॉरेन असाइनमेंट की काफ़ी जो है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। और जहाँ तक उपायों का सवाल है, मैं यही कहूँगा कि जो अगर आप हनुमान जी की पूजा करेंगे बहुत अच्छा है, नहीं तो आप जो कोरल है उसका रिंग बनाकर भी आप जो भी आपका रिंग फिंगर है उसमें आप पहनेंगे तो वो भी आपके लिए बहुत शुभ फलदायक होगा। तो ये 2 उपाय करिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इन 2 उपाय करने से आपकी जो वैवाहिक जीवन जो है बहुत सुख समृद्धि होगा, और संतान का सुख भी आपको मेरे हिसाब से जल्दी ही मिलना चाहिए। और भी प्रश्न हैं कि दीपक जी ने मेरठ से पूछा है कि सूर्य को देखकर जन्म समय हमें पता लगा लेते हैं, तो क्या चंद्र की स्थिति से जन्म की तिथि बताई जा सकती है? बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, और बिल्कुल सही कहा कि जब सूर्य की स्थिति होती है जन्मपत्री में तो उससे हमें पता लग जाता है कि नेटिव का जो जन्म है वो किस टाइम का हुआ है। और अगर सूर्य किसी का भी लग्न में होता है, फर्स्ट हाउस में होता है, तो हम कहते हैं कि बर्थ जो है वो सनराइज के टाइम का है, सुबह का है। ऐसे ही जब सन या सूर्य किसी भी नेटिव के 10th हाउस में या 10वें भाव में होता है तो हम कहते हैं कि जो जन्म का समय है वो मिड डे में हुआ है, जैसे दोपहर का जो समय होता है। और अगर सन 7th हाउस में होता है, 7वें भाव में होता है, तो हम कहते हैं कि जो नेटिव का जन्म है सनसेट के टाइम या शाम के टाइम हुआ है। और अगर सन 4th हाउस में किसी का भी प्लेस्ड होता है तो इसका अर्थ यही होता है कि जो जन्म है नेटिव का वो
मिडनाइट में हुआ है, और उससे हम जो है 2-2 घंटे के अंतर लगाकर करीब करीब अप्रॉक्सीमेट टाइम बर्थ का बता सकते हैं। तो इन्होंने बात की कि क्या हम चंद्रमा की स्थिति देखकर भी तिथि हम बता सकते हैं। बहुत अच्छी एक प्रश्न है, क्योंकि जब हम तिथियों की बात करते हैं तो हम नेचुरली हम लूनर कैलेंडर की बात करते हैं, चंद्रमास की हम बात करते हैं। और 2 तरह के कैलेंडर हम लोग यूज़ करते हैं ज्योतिष में या हिंदू धर्म में। एक कैलेंडर होता है सोलर कैलेंडर, जो कि सन के मूवमेंट के ऊपर बेस्ड होते हैं कि जैसे ही सन जो है मेष राशि में एंटर करता है, साल की शुरुआत होती है, और जैसे जैसे सन राशि परिवर्तन करता है, जब जिस दिन संक्रांति होती है उस दिन नए महीने की शुरुआत होती है। 12 राशियां हैं, 12 महीने हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो कैलेंडर है सोलर कैलेंडर, इट कोइंसाइड्स विद द इंग्लिश कैलेंडर। और अगर दूसरे कैलेंडर जो हम तिथियों का जिक्र कर रहे हैं, तो नेचुरली हमारा जो ध्यान है वो लूनर कैलेंडर की तरफ जाता है, जो कि चंद्र और सूर्य के आपस के मूवमेंट के ऊपर बेस्ड होता है। मतलब दिस लूनर कैलेंडर इज बेस्ड ऑन द रिलेटिव मूवमेंट ऑफ सन एंड मून, कि सूर्य और मून की आपस में क्या स्थिति है। तो जब सन मून एक पर्टिकुलर पोजीशन में होते हैं और उसके बाद जब वही पोजीशन दोबारा से आती है, तो एक लूनर मंथ हमारा ख़त्म होता है। और लूनर मंथ जो है हम लोग पूर्णिमा को शुरुआत होती है, और पूर्णिमा का अर्थ होता है चंद्रमा और सूर्य की आपस की दूरी 180 डिग्री या एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। और बीच में अमावस्या आती है जब सूर्य और चंद्रमा एक साथ होते हैं, या उनकी जो डिग्री होती है वो 0 डिग्री होती है। और ये जो पूर्णिमा से अमावस्या का समय होता है, इन के बीच में जो सन और मून का रिलेटिव मूवमेंट होता है 180 डिग्री होता है। ऐसे ही जब अमावस्या और पूर्णिमा का जो ड्यूरेशन होता है, उसमें भी सन और मून का रिलेटिव मूवमेंट 180 डिग्री होता है। और इस 180 डिग्री को हम 15-15 तिथियों में डिवाइड करते हैं। मतलब जब हम 180 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 12 डिग्री आता है। अर्थात जैसे जैसे सन और मून के बीच में आपस का जो दूरी है 12 डिग्री जब पूरी होती है, तो एक तिथि का ड्यूरेशन पूरा हो जाता है। और क्योंकि इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है, इसलिए आप पंचांग में देखेंगे कि तिथि का ड्यूरेशन जो है वो कभी भी शुरू हो सकती है, कभी भी ख़त्म हो सकती है, जो कि पंचांग में लिखा होता है। तो तिथि लगाने के लिए 2 चीज़ें हैं। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बर्थ कृष्ण पक्ष में हुआ है या शुक्ल पक्ष में हुआ है, उसके बाद तिथि कौन सी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि मून के लॉन्गिट्यूड में से सन के लॉन्गिट्यूड को माइनस करते हैं हमेशा। चंद्र स्पष्ट में से सूर्य स्पष्ट को घटाना है, और घटाना चंद्र स्पष्ट में से सूर्य स्पष्ट, कोई अंतर नहीं लेना दोनों का। और अगर नहीं घट सकता या चंद्र स्पष्ट कम है, तो उसमें हम 360 डिग्री ऐड करके तब माइनस करते हैं। तो अगर चंद्र स्पष्ट माइनस सूर्य स्पष्ट अगर 180 डिग्री से कम होता है, तो इसका अर्थ होता है कि आपका जन्म शुक्ल पक्ष में हुआ है। और अगर चंद्र स्पष्ट माइनस सूर्य स्पष्ट 180 डिग्री से ज़्यादा होता है, तो इसका अर्थ होता है कि आपका बर्थ कृष्ण पक्ष में हुआ है। और इस डिफरेंस को अगर हम 12 से डिवाइड करेंगे, इस डिफरेंस को अगर हम 12 से डिवाइड करेंगे, तो जो भी कोशेंट आएगा, कोशेंट आएगा, कोशेंट को अगर हम 1 ऐड कर देंगे, तो वो आपकी जो है वो तिथि होगी या जन्म तिथि होगी। तो इस तरह से हम सूर्य और चंद्र की स्थिति को देखकर यह बता सकते हैं कि जन्म शुक्ल पक्ष में हुआ है या कृष्ण पक्ष में हुआ है, और उसकी किस स्थिति में हुआ है। तो दोस्तों, हम अपना ये विचार विमर्श, जो क्वेश्चन आए हैं उनको जारी रखेंगे, उनके ऊपर चर्चा। और आपके पास अभी भी जो भी आपके प्रश्न हो, ज्योतिष से संबंधित हों या आपके पर्सनल हों, आप जरूर भेजिए। और फिर आपसे मिलते हैं अगले इतवार को इसी समय। थैंक यू सो मच। नमस्कार।